बच्चों आप समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट। जो आरएलसी सीरीज सर्किट था हमारा, उसमें क्या रेजोनेंस के लिए हम पढ़ने वाले। तो उसमें हमारी जो कंडीशन है, जो मतलब मिनिमम इम्पीडेंस की कंडीशन है, वो यहाँ पर हम समझने वाले। वो कैसे मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन होती है, वो कैसे क्या होता है, वो सब यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ इट इज़ कंडीशन, यह एक ऐसी कंडीशन है व्हेन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम मिनिमम एंड करंट बिकम मैक्सिमम। मतलब कि यहाँ पर जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस होता है किसका, इंडक्टर का, कैपेसिटर का और किसका, रेजिस्टेंस का। जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इम्पीडेंस कहलाता है। तो इम्पीडेंस जो यहाँ पर है वो मिनिमम होगा, वो करंट बिकम मैक्सिमम होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम जो है वो इस कंडीशन को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये ऐसी कंडीशन हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो आपको फार्मूला पता है, जो इम्पीडेंस के लिए फार्मूला था हमारा, तो Z इज इक्वल टू में क्या था हमारा, XL माइनस XC था प्लस R का स्क्वायर था। तो यदि हम यहाँ पर इम्पीडेंस को मिनिमम दिखाना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करनी होगी। कैसी कंडीशन, जो XL है वो XC के इक्वल हो जाए। मतलब XL है जो XC के इक्वल हो जाए, तो तब हमारी जो मिनिमम की जो कंडीशन है वो बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, यदि XL XC के इक्वल आ गया, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो XL है और जो XC है उसके जगह भी XL पुट कर देंगे, तो XL माइनस XL कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का स्क्वायर कितना होता है, तो 0। तो ये 0 वाली कंडीशन होगी, बाकी यहाँ पर रेजिस्टेंस बचेगा। तो यदि हम इसको मिनिमम इम्पीडेंस को दिखाना चाहते हैं, जो XL है वो XC के इक्वल हो जाएगा, तब हमारी ये मिनिमम की कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। तो यदि हम यहाँ पर मिनिमम कंडीशन के लिए देखें, तो यहाँ से बाकी ये वाली टर्म तुम्हारी 0 हो गई, यहाँ पर क्या बचेगा, R का स्क्वायर बचेगा। तो रूट से इसका कैंसिल, तो Z जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल आ गया। तो Z जो है वो किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल आ गया। तो इससे क्या है, हमारी जो कंडीशन बन गई वो किसकी बन गई, इम्पीडेंस मिनिमम हो गया और करंट मैक्सिमम हो गया। कैसे हो गया, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता है। अब RLC सर्किट और इन सब में करते थे, जो लास्ट में हम करंट निकालते थे। तो करंट के लिए क्या लिखते थे हम, I इज इक्वल टू में V अपॉन में नेट रेजिस्टेंस क्या लिखते थे हम, Z लिखते थे। तो नेट रेजिस्टेंस यदि हम Z लिखते थे, तो लेकिन यहाँ पर Z क्या है कि R के इक्वल आ गया। तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो I इज इक्वल टू में क्या आ गया, V अपॉन में R आ गया। तो यदि यहाँ से आप देखें तो जो I है वो R के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब यदि करंट बढ़ा, करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम। लेकिन हमको तो क्या देखना है, जो यहाँ पर इम्पीडेंस है वो मिनिमम है और जो करंट है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, यदि करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब करंट मैक्सिमम तो रेजिस्टेंस मिनिमम। तो इस तरह से एक कंडीशन बनती है, मतलब कि जो मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन होती है, यदि XL इक्वल टू XC हो जाए, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा करंट मैक्सिमम हो जाता है और जो हमारा इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है। तो इस तरह से ये कंडीशन बनती है। समझ में आया होगा आपको ये मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन कैसे बनती है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। उसको और देख लेते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी। चलिए बच्चों, अब देखते हैं जो हमारा टॉपिक था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब अभी हमने देखा रेजोनेंस क्या होता है, मतलब इम्पीडेंस मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन होती। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच रेजोनेंस अकर इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं आया होगा। मतलब कि जब हमारा रेजोनेंस अकर होता है, और रेजोनेंस अकर कब होता है, जब हमारा इम्पीडेंस मिनिमम होता है, मतलब जो मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन होती, तब हमारा क्या होता है, हमारा रेजोनेंस अकर होता है। तो अकर होने से क्या होगा, तब आपको पता है जो हमारी मिनिमम इम्पीडेंस की कंडीशन होती है वो क्या होती है, एट रेजोनेंस। यदि हम यहाँ पर लिखें एट रेजोनेंस, यदि हम यहाँ पर लिखें तो जो मिनिमम इम्पीडेंस वाली कंडीशन होती है, मतलब जब हमारा रेजोनेंस अकर होता है, तो वो कंडीशन क्या होती है, हमारा जो XL है वो किसके इक्वल हो जाता है, XC के इक्वल हो जाता है। मतलब कि ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तभी तो हमारी मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन बनती है। पूरी वीडियो देख के आ रहे हैं तो पिछली, अभी आप पहले इस वीडियो देख के आए हैं तो आपको पता है मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन कब बनती है, जब XL है जब XC के इक्वल हो जाता है। तो यदि हम यहाँ से जो XL और XC है इनकी वैल्यू पुट करें, तो XL की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, हमारी ओमेगा L होती है। और जो कैपेसिटर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन ओमेगा C होती है। ये तो आपको पता है, जो रेजिस्टेंस लगाते थे हम वहाँ पर, मतलब कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता था और जो इंडक्टर रेजिस्टेंस होता था, तो उसका ओमेगा L होता था और इसका ओमेगा C होता था। ये आपको पता होगा।
तो यदि हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है हमारी 2πf होती है। तो दोनों तरफ यदि हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना 2πf L हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 2πf C आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2π, यहाँ सॉरी ये लिख दिया, ये कितना आ गया हमारा 2πf, ये L आ गया और ये कितना आ गया 2πf C आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 2π यहाँ पर है उसको यहाँ पर पहुँचा देंगे और जो f है वो ये वाला इसको ऊपर पहुँचा देंगे। मतलब ये वाला f यदि इसके पास जाएगा तो ये f का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2f हो जाएंगे। ये वाला f यदि यहाँ पर पहुँचेगा तो f का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2π यदि यहाँ पर पहुँचेगा तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि ये 2π का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, ये f था इसको ऊपर ले गए तो ये f का स्क्वायर आ गया, बाकी ये 2π था इसको यहाँ पर ले आया तो ये 2π हो गया और L था इसको साथ में ले आया तो ये CL बचा, बाकी ये CL यहाँ पर बचा, उसको हम यहाँ पर ले आए। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर ये f को ऊपर पहुँचा दिया तो f का स्क्वायर हो गया, 2π को नीचे आ गए तो ये 2π का स्क्वायर आ गया, बाकी L जो जैसा था वो वैसा लिख दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यदि हम यहाँ पर लिखें, क्या लिखें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब कि हम बोथ साइड का कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने से होगा क्या, ये f का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2π का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2π का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारे LC का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, बस इनका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा। तो जो यहाँ से हमारी जो f की वैल्यू आएगी, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, वो f इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ से 2π रूट के अंदर LC आ जाएगी। ये यहाँ से हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, मतलब मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन जब होती है तो मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन से ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। ये समझ में आएगा आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इसकी कंडीशन बनती कैसे। तो इस तरह से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब हमारा इम्पीडेंस मिनिमम होता है तो ये कंडीशन इसमें बनती है। तो समझ में आया आपको। अब देखते हैं जो हमारी कर्व होती है, रेजोनेंस कर्व, उसको और देख लेते हैं। उसके बाद वो टॉपिक है, उसके बाद हम ये वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से जो लास्ट टॉपिक और इसका जो इस वीडियो का जो रेजोनेंस कर्व होता है वो क्या होता है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं होता। ये क्या होता है, करंट जो मैक्सिमम की जो करंट मैक्सिमम होता है उसको शो करते हैं, वही हमारा रेजोनेंस यहाँ पर जो है रेजोनेंस कर्व होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाली हमारी जो लाइन है ये फ्रीक्वेंसी वाली है, जो ऊपर वाली है वो करंट की है। तो जहाँ जो करंट के जो मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब ये हमने ऐसे ग्राफ बनाया तो ये इस तरह से ऐसा गया, तो यहाँ से मैक्सिमम करंट कब है, इस पॉइंट पर है। तो ये करंट मैक्सिमम कंडीशन ही हमारी क्या होती है, रेजोनेंस कर्व। मतलब ये कर्व की फॉर्म में इस तरह से जो मैक्सिमम कंडीशन होती है वो हमारी रेजोनेंस कर्व होती है। इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है, इस तरह से इसकी जो मैक्सिमम है कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर ये करंट क्या है हमारा मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम कंडीशन है हमारी जो करंट की, वही हमारी रेजोनेंस कर्व होती है। तो रेजोनेंस कर्व इतना कोई खास टॉपिक नहीं है, समझ में आ गया होगा। ये फ्रीक्वेंसी है, ये करंट वाली, तो जो करंट की मैक्सिमम टर्म होती है वही हमारी क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। इसका डायग्राम होता है, ये नोट कर लीजिएगा आप। तो ये हमारी रेजोनेंस कर्व होती है। समझ में आया आपको, पूरा वीडियो समझ में आई होगी। और पिछली वीडियो से यदि आप नहीं देख रहे हैं तो उनको देखिए, पूरी फिजिक्स यदि आपको करना है तो पिछली वीडियोस को आपको देखना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।